देखिए बच्चों, आज जीएस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का पीरियड है और ब्रह्मांड को देखते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड है आज आपका। चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले जो शब्द है ब्रह्मांड, इसे ही समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है, व्हाट इज यूनिवर्स। तो आप बोलेंगे कि जितने भी ग्रह हैं यानी कि प्लैनेट्स, जितने भी उपग्रह हैं यानी कि सैटेलाइट्स, जितने भी तारे हैं यानी कि स्टार्स, और इवन जितनी भी मंदाकिनियां हैं, डेट मीन्स गैलेक्सीज, ये सब जहां हैं वही क्या है? ब्रह्मांड। तो अगर मान लो हम बोलते हैं कि भाई तारे कहाँ हैं, तो तारे तो मंदाकिनी के अंदर, गैलेक्सी के अंदर है ना, और फिर उसके अंदर फिर क्या है, कहीं ना कहीं प्लैनेट्स भी हैं, सन भी हैं, क्योंकि सन भी एक स्टार ही है, सूर्य भी एक तारा ही है। तो ग्रह को मैंने ही बताया, क्या बोला? प्लैनेट्स। उपग्रह को क्या बोला? सैटेलाइट। और तारे तो आप जानते ही हो, स्टार्स, और मंदाकिनी होगी गैलेक्सीज। तो जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस बड़े से क्षेत्र को, उस बड़े से एरिया को, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा एरिया है, बस उसे हमने नाम क्या दे दिया? ब्रह्मांड दे दिया, यूनिवर्स दे दिया। ठीक, पहली बात ये हो गया है हमारा यूनिवर्स जो आज हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने भी कहा कि इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, चाहे मैथमेटिक्स की दृष्टि से, चाहे ज्योग्राफी की दृष्टि से, आप किसी भी दृष्टि से जाओ, अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अनुमान लगाने का प्रयास किया है, एस्टिमेट लगाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा है कि लगभग जो टोटल गैलेक्सीज हैं, जो लगभग टोटल मंदाकिनी है, वो हैं 10 की पावर 11। एक अनुमान लगाया है, वास्तविकता कुछ नहीं है। मैं कहा ना, अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता, कोई ऐसा नहीं है, बेस नहीं है कि भाई मैथमेटिक्स से कुछ फॉर्मूला लगा के हम पहुंच जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प ली है साइंस की या मैथमेटिक्स की, और एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। तो वो जो अनुमान है बच्चों क्या है? 10 टू द पावर 11। अब ये होती कितनी है? कितनी होती है? 10 की पावर 11। तो 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ तक क्या बन जाता है? 10 लाख। उसके बाद क्या है? 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 1 अरब, फिर 10 अरब, फिर 1 खरब। तो या तो आप इसे 1 खरब कह लो या 100 अरब कह लो। ये 10 अरब पे छोड़ दिया था ना, तो फिर से आप 100 अरब भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 अरब का 1 खरब होता है। ठीक, तो ये इतनी बड़ी संख्या है जो 1 खरब को या 100 अरब को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों क्या हैं? मंदाकिनी हैं, अरबों जो हैं गैलेक्सीज हैं। उससे आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि गैलेक्सी कितनी होगी? अरबों, वो लिख के दिखाई मैंने। अब उसके बाद कहा गया है कि अगर जो गैलेक्सी होती है, जो मंदाकिनी होती है, उसमें क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, उसमें तारे होते हैं। तो एक गैलेक्सी के अंदर जो तारों का अनुमान लगाया गया है वो भी इतना ही है, 10 की पावर 11 ही तारे हैं एक गैलेक्सी में, या 1 खरब कह लो या 100 अरब कह लो। तो यहाँ तक बात सामने क्या आई कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों तो गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। ठीक, तो मैथमेटिक्स ने यह कहा कि अगर मैं 10 की पावर 11 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 में कर दूं तो टोटल तारे निकल के आ जाएंगे। ठीक, और हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो लगभग 10 की पावर 22 तारे हैं, स्टार हैं टोटल। लगभग 10 की पावर 22 तारे हैं टोटल। तो अगर हम पूछें कि भाई तारों की संख्या कितनी हुई, तो कितनी हुई? 10 की पावर 22।
अब जैसे मैंने करके दिखाया अभी आपको कि 10 की पावर 11 कितने बैठे थे, एक खरब या 100 अरब, तो भाई ये कितना बैठता होगा, है ना। इसे भी देखेंगे कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करी जाए तो कैसे करी जाए, अब थोड़ा सा मैं ऐसे वेरीफाई कर रहा हूँ अब कि साइंस के आंकड़े कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 10 की पावर 22 तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो आते हैं इधर, अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि 10 की पावर 1 क्या होती है साइंस के अंदर, तो आप ये कह रहे हैं 10 ही होती है। तो अब 10 की पावर 22 को क्या बोलोगे फिर, 10 की पावर 22 तो ऐसा नहीं समझाना ना मुझे। 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेका। मैं सुना होगा आपने डेका मीटर, डेका सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से। तो 10 की पावर 1 जो होती है बच्चों वो होती है डेका, DECA, और छोटा ही डी बनेगा, ऐसा नहीं है कि वैसे बन गया है, ये छोटा ही डी बनेगा क्योंकि एक डेसी भी होता है। तो फिर छोटे डी से और बड़े डी से रिप्रेजेंटेशन होती है, तो डेका की होती है छोटे से, तो इसे आप छोटे डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब क्या है, डेका। आगे चलते हैं, अगर हम 10 की पावर 2 की बात करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, हेक्टो। क्या आएगा, हेक्टो। और ये भी छोटा ही होता है, HECTO, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h, हेक्टो। चलो जी, 10 की पावर 3 तो सब दुनिया जानती है, किलो, KILO, और छोटा ही के है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है किलो। ठीक, अगर आप किलो में बड़ा के बना रहे हो I/2 से, वो गलत है, मैं कहना चाह रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन तो है वो बड़े के से कुछ और बनेगा। उसके बाद आई 10 की पावर 4, बताइए। अभी तो दुनिया बाकी है, 4 में इधर उधर हो गया, क्या आएगा बताओ। 4 होता है, 6 होता है, तो 4 होता तो है पर ये बहुत बड़े हो जाते हैं, 4 को लेफ्ट कर देते हैं, 6 ले लो। क्या था, मेगा। अब यहां से ये बन जाते हैं कैपिटल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। 10 की पावर 6 को मेगा बोला जाता है। फिर आएंगे 3 के मल्टीपल में, 10 की पावर 9, वेरी गुड, गीगा, GIGA, कैपिटल बनेंगे अभी, कैपिटल G, कहीं का कैपिटल G लिख रहा हो तो मतलब गीगा है। चलो जी आगे, 10 की पावर 12, 13, वेरी गुड, आपने याद रखे हैं भाई, बहुत अच्छी बात, 13, बाकी सब हाँ में आ रहे हैं आपकी, 13। अब आएगा 10 की पावर 15, पेंटा, पेटा, PETA, ये बोल रहे थे, पेटा। उसके बाद आएगा 10 की पावर 18, हेक्सा या एक्सा, आप बताओ, हेक्सा या एक्सा, एक्सा, EXA, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। ठीक, तो साइंस भी यहाँ आके कह देता है कि बस 10 की पावर 18, मतलब यहाँ कहना ये है, वो तो इससे भी आगे हैं, लेकिन मतलब जो एक नॉर्मली साइंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। और ये कितना था, 10 की पावर 22, इससे भी 4 जीरो और आगे की बात होगी। अब मैंने लिख तो दिए, आप भी लिख लोगे, तो वही बात है, याद तो रहता नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि याद हो जाए। नॉर्मली यहाँ तक तो याद रहते हैं, यहाँ तक तो किसी को याद ना हो तो कर भी लेगा, बाकी थोड़ा सा ऐसा सोच लेते हैं। देखो, मुझे तुम पता नहीं जी कैसे बनाते हो, छोटा जी, मैं ऐसे बनाता हूँ, मेरा छोटा जी ऐसे बनता है, और मेरा छोटा जी और 9 दोनों एक जैसे बनता है। तो मुझे लगता है जब 9 आएगा तो जी से स्टार्ट होगा, और जी का मतलब क्या हो गया, गीगा, ऐसे याद आ जाता है मुझे। फिर जब मैं 12 पढ़ता हूँ, जब मैं हिंदी में काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 10, 11, 12, 13, तो मुझे कहता है 12 के बाद क्या कहता है, 13, हालांकि बोला जाएगा 13, लेकिन मैंने साउंड मैच कर रखे हैं, 12 के बाद 13, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ।
तो इसलिए 12 को क्या कहते हैं, टेरा। तो 13 से टेरा याद आ जाएगा आपको। उसके बाद 15 है, तो 15 में जब हम हिंदी में बोलते हैं 15 को क्या बनते हैं, 15। तो पै की आवाज़ आ रही है, वहाँ से आपको याद आ जाएगा पी से बनेगा कुछ क्या, पे। तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा इस तरह से ना मैच कर लेना और याद ना हो क्यों। चलिए अब आगे चलते हैं। इनकी भी जानकारी हो गई थोड़ी सी, और मैंने बता दिया कि टोटल तारे लगभग कितने होते हैं, और लगभग का मतलब ऐसे साइन बना देना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, लगभग, एप्रोक्स। तो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में लगभग 10 की पावर 22 तारे होते हैं, स्टार होते हैं। उससे आगे जो पॉइंट है बच्चों, अब है ब्रह्मांड को हमने समझ लिया कि ब्रह्मांड क्या है और उसमें तारे कितने वगैरह क्या है। अगर मान लिया ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाए, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यहाँ बात आती है, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड, कॉस्मोलॉजी। तो उस साइंस को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जो कॉस्मो से और लॉजी से बना है, तो लॉजी तो आप समझते ही हो, स्टडी, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, तो लॉजी तो आएगा ही। और कॉस्मो किससे बना है, कॉस्मिक, तो जो ब्रह्मांड को सूचित करता है उसे कॉस्मिक कहते हैं, तो वहां से आया कॉस्मो, बन गया क्या है, कॉस्मोलॉजी। अब नेक्स्ट हेडिंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। अब मैंने यहाँ फिर एक शब्द लिखा है इवोल्यूशन, मेरा मन कह रहा है कि यहाँ लिख देते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो किसी ने कहा मुझे कि जी आप फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो प्राकृतिक रूप से है वो इवोल्यूशन है, और जो मैन मेड है वो फॉर्मेशन है। जो प्राकृतिक रूप से है वो इवोल्यूशन है, और जो मैन मेड है वो फॉर्मेशन। सही बोल रहे हो। बाकी एक जैसा आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर मान लिया किसी चीज़ को आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म किया है, फर्स्ट टाइम बनाया है, तो वो फॉर्मेशन है। इवोल्यूशन ये कहता है कि वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना। मान लिया जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्पीसीज हैं, जातियाँ हैं, तो जातियाँ तो पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, कुछ समय के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, तो वो क्या कर रही है, अपने आप को इवोल्यूट कर रही है। तो फॉर्मेशन लिखना है सही नहीं होगा, इवोल्यूशन ही सही होगा, और लिखना भी चाहिए। बाकी बात तो दोनों से होगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचा गया कि भाई जिसमें तारे भी हैं, जिसमें गैलेक्सीज भी हैं, जिसमें ग्रह भी हैं और जिसमें उपग्रह भी हैं, बना कैसे हो, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिद्धांत माना गया वो है बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो उस थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे बिग बैंग सिद्धांत। जिसे नोट करना है नोट करते रहना, बिग बैंग सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार बात तो बहुत सारी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसका लगातार विस्तार हो रहा है, वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। ये थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग जो है क्या कहती है कि बना भी ये विस्तार हो गई है, और आज भी लगातार ये एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, विस्तार हो रहा है। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। ये थ्योरी और क्या कहती है, इससे क्या कंक्लूजन निकले थे, कौन सा वो वैज्ञानिक था जिसने ये कहा,
कुछ और साइंस के टर्म्स आएंगे अभी यहाँ। तो बच्चों को मैंने जो समझाया, मैंने समझाया कि बहुत सारे सिद्धांतों में से जो एक सिद्धांत माना गया वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स जो है लगातार एक्सपेंड हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत कौन सा, बिग बैंग, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है, तो आप कहोगे अवरक्त विस्थापन पर। यह है सिद्धांत, लिख लो, दिस प्रिंसिपल अवरक्त विस्थापन पर निर्भर करता है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रेड शिफ्ट। अवरक्त विस्थापन को जो कहा गया है इंग्लिश में रेड शिफ्ट कहा गया है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रेड शिफ्ट। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अवरक्त विस्थापन। अब ये टर्म आ गई है अवरक्त विस्थापन, तो हमें पहले आगे बढ़ने से पहले हेडिंग ये डालना पड़ेगा कि अवरक्त विस्थापन क्या है, व्हाट इज रेड शिफ्ट। तो इसे देखिए बच्चों, क्या है रेड शिफ्ट। इसमें वैज्ञानिकों ने कुछ चीजें नोटिस की। तो नोटिस क्या की, एक प्रकाश स्रोत होता है, एक प्रकाश स्रोत होता है जिसे किसे बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत समझ गए, जहां से लाइट जनरेट हो रही है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, सन है, जहां से भी लाइट आ रही है। तो साइंटिस्टों ने नोटिस करके ये कहा कि अगर मान लिया हम, यानी कि कोई इंसान, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये कोई मैन है और ये इसकी तरफ जा रहा है, कोई मैन, कोई व्यक्ति, कोई आदमी इस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जा रहा है, तो उसने ये कहा कि इसकी जो प्रकाश तरंगे हैं, इसकी जो प्रकाश तरंगे हैं यानी कि लाइट वेव्स, उनकी आवर्ती में आभासी वृद्धि होगी। उनकी आवर्ती में आभासी वृद्धि होगी, मतलब वर्चुअल इंक्रीमेंट होगा इन फ्रीक्वेंसी, इस चीज की फ्रीक्वेंसी में, लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी। अब यहां एक शब्द आया आभासी, जिसे इंग्लिश में बोला गया वर्चुअल। वर्चुअल का अपोजिट होता है रियल, वास्तविक। तो ये क्या हो गया, आभासी, मतलब ये वास्तविक नहीं। दैट मीन्स एक तो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, वो नहीं चेंज होने की, वो तो ऐसे लगेगी, लेकिन आभासी का मतलब ऐसा आभास होगा कि जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा था लिफ्ट के बारे में, जब कोई इंसान लिफ्ट में बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उसका वेट आभासी परिवर्तन होता है उसे, है ना, या तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा या घटा हुआ दिखाई देगा। तो एक्चुअली वो बढ़ता घटता थोड़ी है, वो तो उसके अंदर ऐसा महसूस होता है, ठीक। तो उस वर्ड की बात हो रही है, ये बात समझ में आई। अब इसका उल्टा, अगर ये आदमी, ये मैन इस प्रकाश स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा हो, तो रिजल्ट भी उल्टा ही होगा। यहाँ पे आवर्ती में आभासी
वृद्धि हुई थी। यहाँ उस साइंटिस्ट को जो नोटिस किया उसने कहा कि जो आभासी कमी हुई किसमें, फ्रीक्वेंसी। तो इसका उल्टा हो गया यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। वर्ड याद रखना, आभासी, वर्चुअल। इसने बात नोटिस की। अब इतना नोटिस करने के बाद वो आ गया स्पेक्ट्रम पर। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जिसमें सभी रंग उनकी आवृत्तियों के हिसाब से, यानी कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक क्रम में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। उसने जो ये बात नोटिस की थी वो अब यहाँ जस्टिफाई करना चाह रहा था स्पेक्ट्रम के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन जब हम कंपेरिजन करते हैं तो दो ही रंग देखते हैं, एक तो ब्लू और एक रेड। ब्लू और रेड, इनके बीच में बहुत सारे रंग हैं। एक तरफ इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, एक तरफ फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी। आपको याद हो, मैं पूछता रहता हूँ कि ऐसा कौन सा कलर है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। दोबारा सुन, मैंने क्या कहा, ऐसा कौन सा रंग है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं पहले ही पूछा, ऐसा भूलभाल भी हो गया, तो आपने कहा रेड। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वो यही तो उम्मीद कर रहा है कि आप लाल पे निशान लगाओ, इसलिए तो पूछा गया। आंसर होता है नीला, ब्लू। वो क्यों होता है, अभी हम जब तारे पढ़ेंगे ना, स्टार, तो सफ़ेद भी तारे होते हैं, तो वहाँ भी एक पता चलेगा कि क्यों होती है एनर्जी। बाकी ये क्वेश्चन याद रखना, कौन से रंग में से ज़्यादा एनर्जी है, ब्लू में, नीले। उसने रखा तो ये थोड़ी रखा कि तुम लाल पे निशान लगाओ, लाल पे तो वो भी लगा देगा जिसने नहीं पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा सोचा करो कि मतलब कुछ भी है लाल नहीं है, ऐसे सोचा करो। ठीक। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि वो जो साइंटिस्ट था जिसने चीज नोटिस की थी वो कहाँ गया, स्पेक्ट्रम में आ गया। तो उसने फिर यहाँ नोटिस किया कि जब एक मैन इस लाइट सोर्स की तरफ जा रहा था तो क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी में। तो उसने देखा कि वो जो लाइट वेव्स हैं उनका मूवमेंट ब्लू कलर की तरफ जा रहा है, ब्लू कलर की तरफ वो शिफ्ट होना शुरू हो गया, विस्थापन आना शुरू हो गया। ठीक। और जब उसने इस सोर्स ऑफ लाइट से उल्टा चलना शुरू करा तो क्या हो गया, उसमें कमी हो गई। कमी हो गई तो उसका मूवमेंट रेड की तरफ होना शुरू हो गया। तो यहाँ तो उसने नोटिस किया था अपने अनुभव से या एक छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से, वो यहाँ से जस्टिफाई भी कर लिया स्पेक्ट्रम में जाकर। और ये बात फिर क्या हो गई, एक हल्की साबित हो गई कि हाँ जो मैं वास्तव में सोच रहा हूँ ऐसा है। जो मैंने आपको ये समझाया है बस यही है अवरक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट। इस हिसाब से शिफ्ट होना ब्लू की तरफ या रेड की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम तो यहाँ कलर तो यहाँ तो है, लेकिन यहाँ नाम रेड ही क्यों लिखा। एक्चुअली यहाँ देखो लाल नहीं लिखा गया, ये क्या है, अवरक्त। आप इसका जो पूरा नाम होता है इंफ्रारेड होता है। क्या होता है, अवरक्त विकिरण को हम बोलते हैं इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये केवल रेड नहीं होता, इंफ्रारेड होता है। लेकिन जब हमने इस शब्द को ट्रांसलेट किया तो बुक्स में ये लिखा गया क्या, रेड शिफ्ट। ये बात समझ में आई यहाँ तक। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी तो सबसे ज्यादा मान्य है और उसमें लगातार जो गैलेक्सीज हैं या जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड हो रही है। ठीक। उसके बाद कोई पूछे कि बिग बैंग थ्योरी किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो कहेंगे आप अवरक्त विस्थापन पर आधारित है, रेड शिफ्ट पर आधारित है। फिर पूछे हुए रेड शिफ्ट क्या है, तो मैंने आपको समझाया। मैं तो बात हुई। अब आगे पॉइंट है बच्चों, अब उस साइंटिस्ट की बात आएगी जिसने सब नोटिस किया। तो बात है 1929 की, 1929 की। अमेरिका नहीं है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में, अमेरिका में कैलिफोर्निया में उस साइंटिस्ट का नाम है एडविन हबल, EDWIN, एडविन HUBBLE। एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सब नोटिस किया
जो इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, और फिर उन्होंने कंक्लूजन दिए, निष्कर्ष दिए, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कौन सा सन लिखवाया? 1929, 1929, एडविन हबल। अब इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया, सब चीज़ कर ली। बाद में समय जो आता है वो आता है निष्कर्ष देने का, कंक्लूजन, कि मैंने नोटिस कर ली सब चीज़ें, मैं कंक्लूजन क्या दूंगा, क्या निष्कर्ष पे पहुंचा मैं। तो इन्होंने 2 निष्कर्ष दिए, 2 कंक्लूजन दिए। उनमें एक कंक्लूजन ये है कि ब्रह्मांड जो है हमसे दूर जा रहा है, मतलब जहां हम हैं, अभी हमने बात की थी ना ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, तो इन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सी हैं, वो हमसे दूर होती जा रही है। तो यहाँ मंदाग्नि लिख लेते हैं, मंदाग्नि यानी कि गैलेक्सी दूर जा रही हैं। गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम अस। पहला निष्कर्ष इन्होंने ये दिया। उसके बाद जो दूसरा कंक्लूजन दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने कहा, पहले में क्या बताया कि जो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, उसमें इन्होंने कहा कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है, जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है उतनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है। मैं तो थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो मैं एक टर्म में बता दूंगा, वह उतनी ही स्पीड से हमसे दूर जा रही है। इस बात पर गौर फरमाना। पहला कंक्लूजन क्या था? गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। भाई हमारी गैलेक्सी होगी कौन सी? दुग्ध मेघला, मिल्की वे। तो जो और गैलेक्सी हैं वो हमसे दूर जा रही है। फिर ने कहा कि जो गैलेक्सी जितनी दूरी पर है उतनी ही स्पीड से जा रही है। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो इस लाइन को 2 शब्दों में या 2 लेटर में किससे से रिप्रेजेंट करोगे आप इसे? इतनी लाइन ना लिखनी पड़े, जो मैं बता रहा छोटा कर दूंगा वैसे। क्या बेटा? पॉइंट मास। ये कह रहे हैं कि इस लाइन को पॉइंट मास लिख सकते हैं। कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन दो कि पॉइंट मास, फिर मैं पूछूंगा कि पॉइंट मास क्या होता है, फिर आप उसे डिस्क्राइब करोगे, फिर ये रह जाएगा कहीं और पॉइंट मास हो जाएगा। ठीक, तो मैंने तो बहुत बड़ी बात नहीं पूछी थी, बाकी समझ नहीं पाता है मेरी बातों को। शायद या तो मैं रशियन बोलता हूँ या आप रशियन समझते हो, कहीं ना कहीं है इधर उधर मामला। वह उतनी ही स्पीड से जा रही है जितनी वो हमसे दूर है। इससे से साफ पता चलता है कि जो v है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो बात हुई। क्या हुई? अगर दूरी बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर दूरी घटेगी तो वेग भी घटेगा। प्रोपोर्शनल इसे ही कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। v क्या हो गया? वेग हो गया, वेलोसिटी, और d क्या हो गया? डिस्टेंस। तो ये बात मैंने ऐसे कह दी। फिर हम साइंस में पढ़ते हैं कि जहां भी निशान आता है वहां कोई कांस्टेंट तो आता ही आता है। तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट आया v = h d। ये कांस्टेंट इसलिए रखे जाते हैं ताकि दुनिया आने वाली जनरेशन मुझे भुला ना पाए। तो नाम क्या था? एडविन हबल। तो एडविन तो छोड़ दो, हबल, हबल का h, ताकि जब जब कोई इसे पढ़े मेरा नाम याद आए। ठीक, तो h इसलिए लिया गया। तो ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है जिसे हिंदी में नियतांक कहते हैं। ठीक,
और नाम है हबल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट या हिंदी में हबल नियतांक। और इसी को अगर आप किसी बुक में पढ़ते हो तो आप बोलते हैं हबल पैरामीटर, हबल पैरामीटर भी आप इसे बोलेंगे, दो नाम, हबल कांस्टेंट बोल लो या हबल पैरामीटर। अब फिर हम थोड़ी सी फिजिक्स की बात करेंगे। अभी तो हमने ये समझा कि भाई कांस्टेंट आ गया, तो जब कांस्टेंट आ गया तो उसकी तो फिर यूनिट भी निकालते हैं, उसकी तो वैल्यू भी निकालते हैं, करते ही आ रहे हैं शुरू से ही। तो जब यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगी, v/d हो जाएगी। और v क्या है, वेग है। आप तुरंत कहोगे कि जो वेग है जी उसकी जो यूनिट होती है मीटर बटे सेकंड होती है, और थोड़ा सा याददाश्त में जोड़ डालोगे किलोमीटर बटे घंटा भी होती है। फिर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर और भी वगैरह वगैरह। अब समस्या यहाँ है कि यहाँ जो मुझे इस h की यूनिट निकालनी है, इस हबल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो यहाँ क्या लूँ? तो आप कहोगे कि जब हमने एमके सिस्टम पढ़ा है, मीटर किलोग्राम सेकंड, हमने सीजीएस पढ़ा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसे ही लेना सही रहेगा, मीटर बटे सेकंड को। तो ये जितनी भी यूनिट बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये रखते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि यहाँ ये नहीं लिया जाएगा, यहाँ स्पीड तो ली जाएगी किलोमीटर बटे सेकंड में, ये किलोमीटर और ये सेकंड। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? शुरू से तो पढ़ते हुए आ रहे हैं एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम कि भाई मीटर के साथ तो सेकंड रहता है, किलोमीटर के साथ आवर्स रहते हैं। यहाँ ऐसा क्यों है, ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? तो आप आ जाओ अब पलायन वेग में, पलायन वेग जिसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल टर्म है, आप सभी जानते हो। एक ऐसी वेलोसिटी कि अगर मैं किसी बॉडी को इस वेलोसिटी या इस वेग से फेंक दूँ ऊपर की तरफ और वो पृथ्वी पर वापस ना आए, तो उसे हम पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कह देते हैं। तो जितनी भी सैटेलाइट वगैरह होती हैं वो सब उसी स्पीड, कम से कम वो स्पीड होनी चाहिए, वरना तो ग्रेविटेशनल पावर से अपने आप खींच लेगी, जमीन पर पटक के मारेगी। लेकिन वो नहीं आती वापस, तो कम से कम इतनी स्पीड चाहिए। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय VE, एस्केप वेलोसिटी, एंड वैल्यू इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो कम से कम वो वैल्यू हम जानते हैं 11.2 होती है, लेकिन आप वैल्यू पे फोकस मत करो, किस पे फोकस करो, किलोमीटर बटे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कभी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, तो फिर मीटर सेकंड काम नहीं करते। अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मुझे कहते हैं कि भाई साइकिल आप किस स्पीड से चला रहे हो, तो कहते हैं मैं 10 मीटर बटे सेकंड की स्पीड से चला रहा हूँ। ये तो साइकिल चल रही है। और ये यहाँ बात किसकी हो रही थी, गैलेक्सी के मूवमेंट। तो साइकिल का चलना और गैलेक्सी का मूवमेंट आप एक ही बात समझ रहे हो। डैट मीन्स गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा स्पीड है, उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप मीटर बटे सेकंड किलोमीटर बटे घंटे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये तो नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है, बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर बटे घंटा, वहाँ बात हो रही है किलोमीटर बटे सेकंड में। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर कुछ चीज जाए तो पृथ्वी पे वापस नहीं आने, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी जो यूनिट है क्या ली जानी चाहिए, किलोमीटर बटे सेकंड ली जानी चाहिए। ठीक है। अब बात आई डिस्टेंस। तो मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है ना। अभी लिखे थे डेका, लिखे थे, सारे क्या है, यूनिट ही है। लेकिन यहाँ आप लोगे MPC, MPC। अब M के तो मैं दर्शन करा चुका हूँ तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले कराए थे। क्या था M? मेगा। कैपिटल M क्या था? और एक मेगा में क्या था? 10 की पावर 6। तो जो एग्जैक्ट यूनिट है वो तो PC है। ये तो मेगा इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो कम से कम अगर 6 जीरो हटाना चाहते हो तो M लगा दिए, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो हमें तो मेन चीज ये समझनी पड़ेगी PC क्या है।
तो पीसी भी आप जानते हो, अभी आपको पता चलेगा, ये है पीसी, पार्सेक। पार्सेक को शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। इसे पीएस नहीं बोलते या पीए नहीं बोलते, क्योंकि पीए बोलेंगे तो पास्कल बन जाएगा। तो हर एक चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है साइंस में, जिसके लिए साइंस जाना जाता है। अब ये पार्सेक आ गया बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है और आपको पता है सब चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन तो आप बता दोगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई पार्सेक क्या होता है, तो आप कहोगे यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी का मात्रक होता है। ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, और ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपने नाम के ऊपर ही रख रखा है, क्या, पार्सेक। फिर मैं कहूँ कि भाई पार्सेक में क्या विशेष है, तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, लार्जेस्ट। कोई पूछे आपसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे पार्सेक। व्हाट इज द लार्जेस्ट या मैक्सिमम यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज पार्सेक। ठीक, अब थोड़ा सा पार्सेक को समझते हैं। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 326। कौन कौन लगा लो बीच में? 3.26 LY, लाइट ईयर। LY का मतलब लाइट ईयर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक इसके बराबर होता है। तो जब मैंने इन दोनों की तुलना करी तो पार्सेक भी तो बड़ा हुआ, इतने लाइट ईयर मिलाए जाएंगे तो बनेगा एक पार्सेक। अब ये लाइट ईयर क्या होता है, तो ये शब्द खुद ही बता रहे हैं। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलेगा वही प्रकाश वर्ष है ना। लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वही लाइट ईयर। तो ये भी यूनिट किसकी हुई, डिस्टेंस की हुई। चलो जी, अच्छी बात। अब बताओ एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? वेरी गुड, 4 6 शाबाश, 15। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वो मीटर आ गया जिसे हम जानते हैं, है ना। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और कोई किलोमीटर में पूछेगा तो इसमें 3 पावर कम कर दोगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो फिर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वो ध्यान रखना, मीटर पूछ रहा है या किलोमीटर पूछ रहा है। तो ये भी हम समझ गए। अब हमें अनुमान लग गया, इसे भी अगर मैं लगभग 10 मान लूँ, लगभग 10 मान लूँ, 9.46 तो है ही, तो 10⁻15 और 1 तो लगभग 10⁻16 मीटर को अगर मिला दिया जाए तो बनेगा एक लाइट ईयर। और 10⁻15 क्या था, पेटा था, और 10⁻18 क्या था, एक्स। तो उनके बीच की कहीं कहानी है, बहुत बड़ी वैल्यू है। वो एक लाइट ईयर है, और लाइट ईयर जब इतने मिल जाएंगे तो बनेगा पार्सेक। अब किसी ने मुझे कहा कि जी तुमने पार्सेक को लाइट ईयर में तो बता दिया, लाइट ईयर हम समझते तो हैं, पर अच्छा तो होता जब आप इसे मीटर में बता दो, तो हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। अब हमें लिखना है कि एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं। तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप कहोगे कि जी इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मीटर बन जाए। तो मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी की मल्टीप्लाई करते रहो, डायरेक्ट बताओ क्या है, 3.086 गुना 10⁻16 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई करके आ चुका है, ठीक है, इतने मीटर। तो याद रखने के लिए ये आंकड़ा याद रखो पहले, 326, जैसे ने बच्चे को बोला था कि 300 एकदम पढ़ सब लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी, जब किसे याद आ रहा है बात उसकी। अब इसी से बनाना है सेकंड,
तो देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 ऐसे। थोड़ा सा हिंट से काम करते रहेगा, जिसमें मैं बताता रहता हूँ आपको, कहीं ना कहीं इमेज बने तो भूलोगे नहीं। और 10 की पावर 15। अब जो तीसरी वैल्यू आएगी वो भी इसी से बनाओ, 3 ऐसे ही और 6 और 2 और यहाँ जी, और पावर 15 से एक बढ़ जाएगी। पहले 15 से कितनी हो जाएगी, तो थोड़ी सी इमेज काम करेगी और आप ऑप्शन तो होंगे ही, कहीं ना कहीं पर नंबर ले लो। तो बेटा अभी मैं कहाँ था, यहाँ पे था। एच क्या था, हबल कांस्टेंट या हबल पैरामीटर, इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर सेकंड अपॉन मेगा पार्सेक है। फिर मैंने आपको मेगा बता ही दिया था, पार्सेक भी समझा दिया, लाइट ईयर भी समझा दिया, दोबारा से रिवाइज हो गया जिससे आता था। ये इसकी हो गई यूनिट। अब साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू निकालने की सोची, क्योंकि हर एक कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। स्मॉल जी होता है 9.8, है ना, सबसे साधारण। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 67। कितनी, कोई पूछे कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 66। भूलोगे तो नहीं, 6 और 7। और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर सेकंड अपॉन मेगा पार्सेक। ठीक, तो ये दो निष्कर्ष दिए थे किसने, एडविन हबल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन दिए कि भाई मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर इसने और एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और इसने बताया, इसने पहले सोचा कि ये जो ब्रह्मांड है जिसके बारे में इतना सोच चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, इसकी आयु कितनी है, एज कितनी है। तो इसने कहा कि जो ब्रह्मांड है कि आयु, एज ऑफ यूनिवर्स, एज भी बहुत ज्यादा होती है, जीरोज में होती है। तो इसने बताया बच्चों कि अगर 10 गुना 10 की पावर 9 ले लिया जाए, ये कैसे 10 की पावर 10 हो गया, लेकिन ये एक बाउंड्री बना रहा है, तो इसने इसलिए ऐसा लिखा है इसने, ये है वो टर्म, इतने वर्ष के बीच में होती है कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की आयु। तो इसे तो मैं 10 की पावर 10 लिख सकता था, इसे तो नहीं लिख सकता था। तो इसका रिलेशन ये इससे बना रहा है, इसलिए इसने इस फॉर्म को भी ऐसे लिखा, पावर तो सेम, बाद में 10 की पावर 9 है ना। और 10 की पावर 9 क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये कैसा दिखाई देता है, जी जैसा। तो एकदम आया हो जाएगा गीगा। रटो मत किसी चीज को, उसे महसूस करके पढ़ो, फील करके पढ़ो, सब चीज ऐसी इजी हो जाएंगी आपके लिए, फर्स्ट क्लास। तो ये एज बताई है हबल महोदय ने, किसकी एज की बात हो रही है, ब्रह्मांड की एज। भाई इसके बीच में कहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं बता पाया, लेकिन इसके बीच में कहीं होती है। उसके बाद अगला टॉपिक भी कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं इस पीरियड में, बाकी थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब ये थोड़ा ब्रह्मांड हो गया, और ब्रह्मांड मैंने बताया था ग्रह से मिलकर बना है, उपग्रह से, तारों से, मंदाग्नि से। ग्रह उपग्रह बाद में पढ़ेंगे, अब नंबर लेंगे पहले मंदाग्नि और तारों। तो पहले मंदाग्नि एंड डाली, गैलेक्सी, अब मंदाग्नि में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, फिर दोबारा से वही बात, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। इंग्लिश में तारों के समूह को क्या कहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION,
तो ये जो कॉन्स्टिलेशन होता है कलेक्टिव नाउन होता है इंग्लिश ग्रामर में जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये कहा जाता है स्टार्स का कलेक्टिव नाउन है? और गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? स्टार्स। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा? दोनों ही स्टार से मिलकर बने, दोनों ही कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी में भी स्टार और कॉन्स्टिलेशन में भी स्टार। बताओ अपनी समझ बूझ से क्या डिफरेंस हो सकता है? गैलेक्सी में कैसे? अभी तो ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, क्या पढ़ रहे? 45 मिनट क्या पढ़ा? जैसे तो मैं कहता हूँ बॉडी रहती है बस तुम्हारी, माइंड पता नहीं कहाँ छोड़ गया। अभी तो पढ़ाया, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा कि भैया ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्या है, जिसमें ग्रह भी हों, उपग्रह भी हों, तारे भी हों और गैलेक्सीज भी। अब आप कह रहे हो कि गैलेक्सी भी वही है जिसमें ग्रह भी हो, उपग्रह भी, ऐसे कैसे? बड़ा ही आसान सा आंसर है। जब आप कभी रात को अपनी छत पर टहल रहे हो तो आप एक झलक में तो बहुत सारे तारे देख सकते हो इधर उधर, लेकिन जहाँ कुछ तारों का गुच्छा सा दिखाई दे जिसे आप काउंट कर सको 8, 10, 12, 15, वो कॉन्स्टिलेशन, काउंटेबल, छोटी बात। और गैलेक्सी में क्या हो गया? असंख्य, ये मतलब अरबों तारे, 10 की पावर 11 तारे, तो वो है क्या? गैलेक्सी। ये अंतर है। अब हमने ये बात कर ली कि भाई गैलेक्सी में तारे ही हैं, लेकिन मान लिया गैलेक्सी है, हालांकि ऐसी गैलेक्सी नहीं होती, ये सर्कल बनाया है तो आगे पढ़ेंगे। ये भी 3 तरह की होती है, सरपेंट वे में सर्कल बोलते हैं, जिग जैग वगैरह, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? बनाए दूँ ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे। मान लिया कि गैलेक्सी बनाई मैंने और ये तारे हैं, ये स्टार है, तो बच्चों ये तारे इसके अंदर ही क्यों है? इसे छोड़ के क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई बाउंड्री दीवार का बना रखी है, गेट लगा रखा, लॉक लगा रखा, जिससे तारे बाहर ना निकल के भाग जाए। इसके अंदर ही क्यों है तारे? तो बात वही है, फोर्स, बल। तो कहा गया है, पूछा गया है कि ऐसे कितने बल होते हैं, ऐसे कितने फोर्स होते हैं जो तारों को बांधे रखते हैं, किसके अंदर? गैलेक्सी में। तो वहाँ ये बताया गया कि 4 तरह के फोर्स होते हैं जो इन पर काम करते हैं और इन्हें जाने नहीं देते, जिसमें से नंबर 1 आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1। नंबर 2, विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3, प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। नंबर 4, कमजोर बल, वीक फोर्स। इन चारों बल को जिम्मेदार बताया जाता है कि जिसकी वजह से स्टार उस गैलेक्सी को छोड़ के नहीं जाता। लेकिन जब अगर मान लें चारों में से चारों ही ऑप्शन में आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई किसी एक पर निशान लगाओ, निशान लगाना नंबर 1 में। जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है वो
पढ़ के भी आए हैं हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में कि जितने भी ग्रह हैं वो सब बंधे हुए हैं, घूम रहे हैं, किसकी वजह से? इस बल की वजह से, जो नहीं जाने देता। तो ये बेटा 4 बल है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद कोई पूछे कि भाई गैलेक्सी में सिर्फ स्टार ही होते हैं, तो उसने सिर्फ लगाया तो कुछ थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। तो उसमें आप कहोगे कि तारे होते हैं स्टार, धूल होती हैं और गैस होती है। इसके अंदर गैलेक्सी के अंदर ये 3 चीज पाई जाती हैं, स्टार, डस्ट एंड गैसी। लेकिन इसमें से 98% हिस्से में तारे हैं, बाकी के 2% में आती है धूल और गैस। इसलिए कहा जाता है कि गैलेक्सी में सिर्फ और सिर्फ तारे ही हैं। क्यों? कहाँ 98% और कहाँ 2%, क्योंकि इतनी कम वैल्यू को तो नेगलेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लिया पूछा जाए तो असली कहानी ये है। ठीक भाई? तो अभी बेटा इस पीरियड का टाइम पूरा हो गया। अगले पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं, और फिर तारों के बारे में पढ़ेंगे, तारे का कलर वगैरह जो मैं बता रहा था अभी, और फिर नेक्स्ट पीरियड में आएगा। टॉपिक अभी आपको यही चलेगा, क्या? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो इस पीरियड में इतना ध्यान देते हैं।